हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.77 जिसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड कीजिए वी नॉट वोल्टेज यूजिंग लूप एनालिसिस टेक्निक। तो यहाँ पे अब हमने लूप एनालिसिस टेक्निक लगानी है। तो बच्चों मैंने काफ़ी रिसर्च की है इस चीज़ के ऊपर। मैश या सुपर मैश आपको पता है हमें ईजी पड़ता है, सुपर लूप के अंदर काफ़ी मिस्टेक्स होने का चांस होता है। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया, क्या लूप एनालिसिस के अंदर हम सुपर मैश का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो बिल्कुल जी, हम कर सकते हैं। ये चीज़ लागू की जाती है कि जब लूप एनालिसिस लिखा हो तो वहाँ पे सुपर लूप का ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी वो डिफ़िकल्ट बना देता है क्वेश्चन को, और उसमें कह लें कि क्वेश्चन के गलत होने के, आंसर गलत आने के 100% चांस होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 99.9% होते हैं, 100% चांस होता है कि आंसर गलत आ जाता होता है हमारा, क्योंकि बच्चे को वहाँ पे चेंजेस लाने पड़ते हैं। दैट्स वाई मैं आपकी आसानी के लिए कह रहा हूँ, हम अब से क्या करेंगे कि लूप एनालिसिस के अंदर भी सुपर मैश का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। अगर किसी ने सुपर लूप का कंसेप्ट समझना है तो वो हमारे चैनल पर मौजूद है, वो आप समझ सकते हैं, लेकिन सुपर मैश लगाने पे आपको कोई पाबंदी नहीं है, आप लगा सकते हैं। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं जी। वी नॉट वोल्टेज हमने फाइंड आउट करना है लूप एनालिसिस की मदद से। तो लिहाजा इसका मतलब यह है कि हमें हर एक लूप के अंदर एक एक करंट को फ्लो करवाना होगा इन दी डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं पहले नंबर पे I1 के नाम से करंट को फ्लो करवा रहा हूँ इस लूप के अंदर। इस लूप के अंदर मैं I2 करंट को फ्लो करवा देता हूँ। इस लूप के अंदर मैं I3 करंट को फ्लो करवा देता हूँ, और नेक्स्ट लूप के अंदर मैं I4 करंट को फ्लो करवा देता हूँ। ठीक है जी। सबको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, क्योंकि बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एक कंसेप्ट है जो सेम रहता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो वो मसला हो जाएगा आपको, इसलिए मैं ना आपकी आसानी के लिए कहता हूँ कि आप एक कंसेप्ट के साथ चलो। अब देखें, सबसे पहले जो हमने मालूम करना है उसकी इक्वेशन बनाए। हमने वी नॉट वोल्टेज मालूम करना है जो इस रजिस्टर के क्रॉस हैं। देखो, अब ये रजिस्टर जो है दो लूप्स के सेंटर में लगा हुआ है, जिससे ये पता चलता है इस लूप्स में से दो करंट गुजरती हैं, एक है I2 और एक है I4। इन दोनों के गुजरने से कुछ इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस आता है करंट का, देन जाके इसके अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो अब हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ। वी नॉट इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, जो कि फार्मूला होता है। तो पहले रेजिस्टेंस लिखेंगे 2K इंटू दो करंट्स गुजर रही हैं ना, तो करंट के साइन अब ये डिसाइड करेगा कि कौन सी करंट कौन से टर्मिनल में एंटर कर रही है वोल्टेज के। अब देखें, I4 अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है V0 के, तो लिहाजा I4 तो आगे पॉजिटिव में। बट अगर हम I2 की बात करें तो I2 को अगर आप फ्लो करवा के देखो तो इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, तो लिहाजा ये आ जाएगी माइनस में। इस तरह से इक्वेशन बच्चों लिखी जाती है। हर एक काम करने का एक तरीका होता है। ठीक है, कंसेप्ट को समझें। कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो आपके लिए कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अगर आप 11th एडिशन स्टडी कर रहे हो तो कोई आपको 8th एडिशन, क्या मैं कहता हूँ 100 एडिशन भी आ जाए ना इस बुक का, आपको वहाँ से भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। यानी कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ऐसा बेस है, जो बच्चा इस चीज़ को बेस बना गया अपनी, यानी कि यहाँ पे अपनी बेस मजबूत कर गया, वो आगे नाकाम नहीं हो सकता, इतनी मैं गारंटी देता हूँ आपको। अब देखें, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे साफ जाहिर हो गया I4 I2 की वैल्यू चाहिए, और एक और तरफा यहाँ पे देखा जाए कि दो लूप्स ऐसे हैं, वही दो लूप्स I4 और I2 का लूप जहाँ पे एक साइड पे करंट सोर्स लगा हुआ है। जब एक लूप के अंदर एक साइड पे करंट सोर्स लगा होता है ना, तो उस लूप की करंट की वैल्यू मिल जानी होती है। यानी कि अगर वो करंट सोर्स दो लूप्स के सेंटर में लगा होता है तो सुपर लूप या सुपर मैश की कंडीशन लग जाती है, लेकिन यहाँ पे ये एक साइड पे लगे हुए हैं दोनों लूप्स में। देखें, इस लूप में भी ये एक करंट सोर्स लगा हुआ है जो कि एक साइड पे यानी दो लूप्स के सेंटर में नहीं है। तो आपने इनकी डायरेक्शन चेक करनी है। देखें, I4 और इसकी डायरेक्शन क्या सेम है। I4 जो है वो बच्चों इसके इस यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वैसे डाउनवर्ड जा रही है, जबकि ये तो अपवर्ड जा रहा है। तो लिहाजा इससे क्या पता चलता है, I4 जो है वो क्वांटिटी में तो इसके बिल्कुल बराबर है, यानी कि 6 मिली एम्पेयर ही है। बट एक यहाँ पे फ़र्क आ जाता है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से I4 के साथ जो क्वांटिटी होगी उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि ये -6 मिली के बराबर होगी। ये असल कंसेप्ट है। उसके बाद अब मैं I2 की इक्वेशन लिखना चाहूँगा, यानी कि I2 की वैल्यू, क्योंकि I2 के लूप के अंदर भी ऐसे ही एक करंट सोर्स मौजूद है। देखें, I2
को अगर हम फ्लो करवा के देखें तो वो यहाँ पे इसके भी बिल्कुल अपोजिट चल रही है ये भी, क्योंकि ये डाउन जा रही है और वो अपवर्ड जा रही है। फिर से वही बात, ये क्वांटिटी में सेम होंगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये -4 मिली एम्पेयर के बराबर होगी। बच्चों यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, न्यूटन ने जैसा कि कहा था कि जब एक्शन और रिएक्शन होता है तो वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन के अपोजिट होने की वजह से उनकी मैग्नीट्यूड के साथ माइनस का साइन लगाना पड़ता है। ये चीज़ है वो कंसेप्ट। अब आप इस इक्वेशन में देखें, दोनों वैल्यूज़ आपको चाहिए जो वो आपको वैसे ही मिल गई हैं केवीएल वगैरह लगाने के बगैर ही, तो आप डायरेक्ट पुटिंग करो और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दो। 2k इंटू I4 की जगह आ गया -6 मिली, माइनस इंटू -4 मिली अगर मैं पुट करूँगा इसकी जगह तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो ये आ गया +4 मिली। तो लिहाजा आपके पास देखें ये अंदर बन रहा -2 मिली जो कि ज़रब खाएगा 2k के साथ, तो आपके पास किलो और मिली कैंसल, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 -4, -4 वोल्ट जी आपके क्वेश्चन का आंसर है। और देखें आपका मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की बहुत ईजीली समझ आ गई होगी।